एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट टू डाई। राइट टू डाई से रिलेटेड आज कुछ केसेस देखेंगे कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कैसे ओवरऑल किया गया। एंड यूथेनेशिया से रिलेटेड भी दो केसेस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कई सारी राइट्स आर्टिकल 21 के अंडर ही हमें प्रोवाइड करती है। जैसे हमारा एजुकेशन जो है वो 86 अमेंडमेंट कब आया था? 2002 में आया था। तो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट के आने से पहले भी हमें एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया था अंडर आर्टिकल 21। पर 86 अमेंडमेंट आने के बाद एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंडर आ गया था। उससे पहले आर्टिकल 21 के अंडर ही था। आर्टिकल 21 के अंडर बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि राइट टू शेल्टर, फ्रीडम फ्रॉम नॉइस एक्सेट्रा। बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर पर्सन वर्ड यूज हुआ है। इट मीन्स ये सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ तो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, पर कुछ ऐसे हैं जो सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये आर्टिकल जो है ये सिटीजन्स के लिए है सिर्फ, या फिर नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आर्टिकल 21 हमारा सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। लाइफ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लाइफ का मतलब क्या हुआ? समथिंग मोर देन mere existence of animal. It means यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस को ही कंसिडर किया जाता है। पर इंडियन के अकॉर्डिंग क्या है? इंडियन के अकॉर्डिंग राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस को ही कंसीडर नहीं किया जाता, फिजिकल एग्जिस्टेंस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या इंक्लूड होगा? जैसे किसी भी पर्सन की जो भी फ्रीडम्स है, जैसे कहीं पे भी मूवमेंट करना, कोई भी बिजनेस करना एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की लिबर्टी को रेस्ट्रेंट या किसी भी पर्सन की लाइफ को डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी इनेक्टेड एक्ट है, जो भी इसमें प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी की लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है तो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग। एंड लिबर्टी अगर किसी की रेस्ट्रेंट की जा रही है, जैसे कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो मूवमेंट्स को रेस्ट्रेंट कर दिया गया था, तो वो क्या था, आपकी लिबर्टी को रोक दिया गया था। तो वो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन की लाइफ को डिप्राइव या फिर पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रेंट किया जा सकता है। एंड प्लस में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये मेनका गांधी केस के बाद इसको भी कंसिडर किया जाने लगा। मेनका गांधी केस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जिस लॉ की बात हो रही है वो मे भी हो सकता है कि पार्लियामेंट में आर्बिट्रेरी तरीके से पास किया गया हो। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अगर किसी पर्सन की लाइफ जो है वो डिप्राइव हो रही है, किसी की लिबर्टी को रेस्ट्रेन किया जा रहा है, तो हम उस लॉ को भी चेक करेंगे कि वो पास जो हुआ है वो ड्यू प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, पास होते टाइम कि मेजोरिटी थी नहीं थी, कैसे पास किया गया है वो। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जिस भी लॉ की बात हो रही है हम उस लॉ की वैलिडिटी को भी चेक करेंगे कि ये ड्यू प्रोसेस है या नहीं है, ताकि क्लियर हो जाए कि वो लॉ फेयर और रीजनेबल है, ना कि आर्बिट्रेरी है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 21। केस पे चलते हैं। इस सीरीज में हम चलेंगे। सबसे पहला हमारा होगा पी राठीनाम केस, ज्ञान कोड, एंड ये दो रिपोर्ट्स हम बाद में करेंगे लास्ट में।
अरुणा रामचंद्र केस, अनकॉमन कॉज केस। सो सबसे पहला हमारा पी राठी नाम केस स्टार्ट करते हैं, जो कि 1994 का हमारा केस है। इस केस में पी राठी नाम केस में क्या हुआ था, सेक्शन नंबर 309 आईपीसी को चैलेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है। तो इस केस में पिटिशनर का क्या कहना था कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट करता है, सबसे पहले आर्टिकल 309 किस चीज से डील करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, जिसमें 1 साल तक की पनिशमेंट एंड फाइन लगाया जा सकता है। सो पिटिशनर का कहना ये था कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है तो फिर वो किसी न किसी मेंटली डिप्रेशन से निकल रहा होगा, वो स्ट्रेस में होगा, कोई सुसाइड ऐसे ही तो नहीं करेगा। तो अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है तो उस पर्सन को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हम उसको साइकियाट्रिस्ट के बजाय हम उसको प्रिजन में भेज रहे हैं, उन क्रिमिनल्स के बीच में। का ये कहना था कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है और बाय चांस वो बच रहा है, एक तो वो पहले से ही डिप्रेशन में है, उसको हम उल्टा पनिश करके उसको डबल, उसके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो डबल कर रहे हैं। तो उसको प्रिजन में ना भेज के उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो इस केस में ये चैलेंज हुआ था। ठीक है, इस केस की तरह सेम केस बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी आता है, मारुति श्रीपति दुबल केस। ये सेम केस सेक्शन 309, इसमें भी चैलेंज होता है, सेम एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करता है आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर, जिस केस में क्या कहा जाता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक साथ पढ़ा होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आपके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। जैसे किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये हो गया पॉजिटिव। तो इसी में पर्सन के पास फ्रीडम ऑफ नॉट टू स्पीच एंड रिमेन साइलेंट का भी राइट है, रिमेन साइलेंट का भी राइट है। एंड जैसे किसी पर्सन के पास राइट है फ्रीडम ऑफ बिजनेस या ऑक्यूपेशन, तो इसी में नेगेटिव चीजों को भी इंक्लूड कर दो, इंक्लूड्स नॉट टू डू बिजनेस, इंक्लूड्स नॉट टू डू बिजनेस। तो आरसी कॉपर केस का कहने का मतलब ये था कि अगर किसी फंडामेंटल राइट में पॉजिटिव चीजें इंक्लूडेड है तो उसमें एज वेल एज नेगेटिव चीजें भी इंक्लूडेड है। तो इस केस के अकॉर्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने का कहना ये हुआ कि राइट टू लाइफ इंक्लूडेड राइट टू डाई, राइट टू डाई। सो इसी केस के बिहाफ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के केस के अकॉर्डिंग हमारी सुप्रीम कोर्ट पी राठीनाम केस 1994 के केस में सेक्शन 309 को डिक्लेयर कर देती है वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, कि हम किसी भी पर्सन को उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी लाइफ को उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। अगर वो वॉलेंटरी खत्म करना चाहता है तो भी जैसे हमारा राइट टू लाइफ हमारी राइट है फंडामेंटल, वैसे राइट टू डाई भी फंडामेंटल राइट है। पर यहाँ पे एक चीज बोली गई, डजंट वायलेट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का यहाँ वायलेशन नहीं है। आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है, इक्वलिटी के बारे में बात करता है। यहाँ पे वायलेटिव आर्टिकल 14 का क्यों नहीं है, क्योंकि 309 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट तो दे देता है, पर यहाँ पे नेचर नहीं बता रखा कि किस तरीके के एक्ट को हम अटेम्प्ट टू सुसाइड में कंसिडर करेंगे। क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड में कोई छोटे एक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं। मतलब क्या, कोई स्मोकिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, या फिर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो कोई भी तरीके का ऐसा एक्ट हो सकता है कि या तो वो बंदा धीरे धीरे खत्म हो या फिर वो एक साथ खत्म हो। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड में नेचर डिफाइन ना होने के कारण आर्टिकल 14 में क्या बोल रहा है कि ये सारी मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड में सभी तरीके के सुसाइड को सेम तरीके से डील कर रहा है,
सभी तरीके के सुसाइड्स को, चाहे वो स्मोकिंग करके डेली कर रहा है या फिर वो एक साथ हैंग होके या पॉइजन लेके खत्म कर रहा है अपनी लाइफ को, सेम तरीके से ही सबको डील किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी है। तो आर्टिकल 14 का तो वायलेशन नहीं है, पर आर्टिकल 21 का वायलेशन होने के कारण 309 को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ इंक्लूडेड राइट टू डाई अंडर द केस ऑफ पी राठीनाम केस। सो ये तो हमारा हो गया पी राठीनाम। एंड नेक्स्ट वन हमारा ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर केस में क्या हुआ था, ज्ञान कौर एंड उनके जो हस्बैंड है, डॉटर इन लॉ के, इनको पनिशमेंट मिलती है किस चीज की, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। सुसाइड का अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का सेक्शन नंबर 306 आईपीसी। क्यों मिलती है? क्योंकि अपनी डॉटर इन लॉ को इन्होंने केरोसिन डाल के अपने ऊपर मतलब सुसाइड कर ले। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए इनको कन्विक्ट कर दिया गया था अंडर सेक्शन 306। तो इस केस में इशू ये फ्रेम हुआ कि जब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया एज पर पी राठीनाम केस के अकॉर्डिंग, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है वो वैलिड क्यों है? वो भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। क्यों? जैसे कि राइट टू डाई अब जब फंडामेंटल राइट हो गया है राठीनाम केस के अकॉर्डिंग, तो हम तो किसी पर्सन को मतलब डॉटर इन लॉ को क्या कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं कि वो अपना फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करे। इसमें ये फ्रेम हुआ था कि जब हम किसी पर्सन को सिर्फ इंसिस्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कि वो फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करे, तो अबैटमेंट कैसे हुआ? हम तो किसी की हेल्प कर रहे हैं, इस केस में ये कहना था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, राइट टू डाई को खत्म कर दिया कि राइट टू डाई अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पी राठीनाम केस जो है उसको ओवररूल कर दिया गया था। एंड 306 एंड 309 इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जैसे हमारे और फंडामेंटल राइट्स हैं, सेम उसकी तरह आर्टिकल 21 का स्टैंड नहीं है। अगर हम किसी और फंडामेंटल राइट को पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट भी इंक्लूड करते हैं, तो राइट टू लाइफ में हम नेगेटिव चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है। तो जब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है तो यहाँ पे एंड की बात तो हो ही नहीं सकती, एंड की बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 306 एंड 309 को अपहेल्ड कर दिया, एमपी राठीनाम केस को ओवररूल कर दिया। सो ये होता हमारा ज्ञान कौर केस। नेक्स्ट वन हमारा अरुणा शर्नबर्ग केस। ये 2011 का केस है। इस केस में क्या होता है कि जो मिस अरुणा होती है वो सेक्सुअली असॉल्ट विक्टिम होती है 1973 में। सो ये 1973 से लेके 2011 तक इनका जो ब्रेन है वो फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली, वो एक तरह से बेड पे ही होती है तब स्टार्टिंग से लेके। तो इनकी जो नेक्स्ट फ्रेंड होती है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है कि इनको पैसिव यूथेनेशिया के अकॉर्डिंग इनकी डेथ हो जाए, मतलब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे वो चल रही है, जो भी उनको मेडिसिन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा जो भी सपोर्ट सिस्टम है उनका है उसको रिमूव कर दिया जाए ताकि उनकी डेथ हो जाए पीसफुली। क्यों? क्योंकि 1973 से ही वो बेड पे है एंड ये पिटिशन 2011 में लगी थी, पर इनकी एक्चुअल डेथ 2015 में जाके हुई थी, तो तब तक इनकी वही सिचुएशन थी। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया दो तरीके हैं, या तो एक्टिव यूथेनेशिया एंड पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, एक लेथल मेथड्स यूज किए जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पॉइजनस इंजेक्शन लगा दिया जाएगा जिसके थ्रू आपकी डेथ हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा अग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं। एंड पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है, जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था उस मेडिकल ट्रीटमेंट को रोक दिया जाएगा। तो पैसिव यूथेनेशिया में ये होता है कि ताकि आपकी जो नेचुरल लाइफ बचेगी उस सपोर्टिंग सिस्टम को रिमूव करने के बाद उसमें आपकी डेथ हो जाएगी। पर पैसिव यूथेनेशिया लगभग
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अलाउड किया गया कि पर कौन से केस में, जब पर्सन जो है एक वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब वो ठीक ही नहीं हो सकता है, उसको कई बहुत टाइम हो चुका है, सारी उम्मीद खत्म हो गई है कि वो रिवाइव हो सके, कोई चांस नहीं है, तो उस केस में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया गया है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी यूथेनेशिया की, पर वो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट है कि अगर किसी की भी डेथ ऐसे की तो हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस आपको दे रखी है इस केस में। जो चीजें अरुणा केस में हुई थी, सेम केस कॉमन कोर्ट में हेल्ड कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, पर यहाँ पे लीगलाइज चीजें कर दी गई थी। कॉमन कोर्स केस 2018 में आता है, इसमें भी पिटिशन डलता है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का पार्ट है, इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। एंड लीगलाइज लिविंग विल। लिविंग विल क्या होता है, अगर किसी पर्सन, मान लो जैसे ऑपरेशन के लिए किसी पर्सन को एडमिट किया जा रहा है, ठीक है, पर उससे पहले ही अंडरटेकिंग ले ली जाती है कि अगर बाय चांस उस ऑपरेशन का इम्पैक्ट कुछ गलत हुआ, मतलब अगर कोई आप कंसेंट उस टाइम पे नहीं दे पाए, तो उस टाइम में आपका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, उस लिविंग विल को जो है इस केस में, कॉमन कोर्स केस में लीगलाइज कर दिया गया था। मीन्स अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउ अ पर्सन टू मेक डिसीजंस इन एडवांस में कर दिया जाता है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट के बाद कोई रिजल्ट अगर निकलता है, तबीयत आपकी ज़्यादा खराब हो जाती है फ्यूचर में, तो पहले से ही आप डिसाइड कर लो कि आपका ट्रीटमेंट बाद में कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। कई बार पहले ही बोल देते हैं कि पैसिव यूथेनेशिया, तो पैसिव यूथेनेशिया में अगर आपने पहले भी कंसेंट दी हुई तो भी अलाउड कर देते हैं, तो पर वो होता बहुत रेयरेस्ट केसेस में ही है। सो पैसिव यूथेनेशिया के कारण कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट राइट टू डाई विद डिग्निटी को एज अ फंडामेंटल राइट जो है वो कंसीडर करती है। राइट टू डाई जो है वो अभी भी फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू डाई फंडामेंटल राइट नहीं है, पर डाई विद डिग्निटी के संग ये हमारा फंडामेंटल राइट अभी भी है, ठीक है। मतलब अगर किसी पर्सन की तबीयत इतनी खराब है कि वो ठीक ही नहीं हो सकता है, वो एक वेजिटेटिव स्टेट में है, ठीक है, और वो मतलब एक सिर्फ पेन से वो सब उस सफर करे जा रहे घड़े साल हो गया। जैसे अरुणा केस में कितने साल हो गए, 32-33 साल हो गए थे जब तक वो पिटिशन चली थी, और वो तब से लेके स्टार्टिंग से, जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था सेक्सुअल असॉल्ट का, उस दिन से लेके वो 2011 तक उसी एक तरह से सदमे में चल रही थी, ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो इस केस में क्या हुआ तभी कि ठीक है, किसी भी पर्सन की कंसेंट अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं आती है तो डॉक्टर की कंसेंट, साथ में जो भी उनका नेक्स्ट फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, कोई भी क्लोज, जो कंसेंट उनके बिहाफ पे दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी पर्सन को पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाएगा। तो उस केस में सिर्फ राइट टू डाई विद डिग्निटी अलाउड किया गया है, ये भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। एंड लिविंग विल को लीगलाइज कर दिया गया है। दो चीजें ये हो गई, ठीक है। एंड पैसिव यूथेनेशिया को अगेन रिफॉर्म किया गया, अगेन इसको अपहेल्ड किया गया। पहले अपहेल्ड केस में किया गया था, अरुणा केस में किया गया था, पर पी राठी नाम केस में क्या हुआ था, पी राठी नाम केस में सिर्फ पिटिशन में चैलेंज किया गया था, कौन से सेक्शन को, सेक्शन 309 को, कि ये वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। तो इसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव को कंसिडर किया गया था कि हर फंडामेंटल राइट में पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी है। तो राइट टू लाइव विद राइट टू डाई, इसके बिहाफ पे 309 को आर्टिकल 21 का वायलेटिव बताते हुए खत्म कर दिया गया था। एंड आर्टिकल 14 को कंसिडर लेकिन किया गया था कि वो वायलेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचर डिफाइन नहीं है 309 में कि किस एक्ट को हम अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में कंसिडर करेंगे। तो सेम तरीका अप्लाई किया जा रहा था, इसलिए 14 का वायलेशन नहीं बोला गया। देन ज्ञानकोर केस आया जो कि हमारा 1996 केस आया था। इसमें पी राठी नाम केस को ओवररूल कर दिया गया कि जब राइट टू लाइफ जो है वो सिर्फ प्रोटेक्शन की बात करता है हमारे आर्टिकल 21 में, तो यहाँ पे एंड की बात तो हो ही नहीं सकती। तो इस बिहाफ पे जो है, और सारे फंडामेंटल राइट्स का सेम फुटिंग नहीं है,
जैसे औरों को डील किया जाता है वैसे हम आर्टिकल 21 को डील नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें हैं, माइनस जो है वो इंक्लूड नहीं है। इस बिहाफ पे ज्ञान कोर केस में पी राठेराम को ओवररूल करते हुए 306 एंड 309 को अपहेल्ड कर दिया गया था। ठीक, 2006 में रिपोर्ट आती है यूथेनेशिया को कंसिडर करने की, लीगलाइज करने के, पर यहाँ पे वो पास नहीं हो पाता है। 2008 में जाके सेक्शन 309 को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी रिपोर्ट आती है, ये भी अगेन इसका भी कुछ नहीं होता, ये भी पास नहीं होता। तो ये दोनों रिपोर्ट हमारे पास नहीं होती है। फिर अरुणा रामचंद्र का केस आता है। अरुणा रामचंद्र का केस में क्या होता है कि वो विक्टिम होती है असॉल्ट की, तो फिर वो एक तरह से वेजिटेटिव स्टेट में होती है जिनको रिवाइव किया नहीं जा सकता, तो इस पैसिव यूथेनेशिया अलाउड कर दिया जाता है। और ये पहला केस होता है जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को कंसिडर लीगलाइज कर दिया जाता है। एंड देन आता है हमारा कॉमन कॉज केस। कॉमन कॉज केस में क्या होता है, इसमें चैलेंज किया जाता है इसी को कि पैसिव यूथेनेशिया जो है उसको लीगलाइज करे एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी को फंडामेंटल राइट माना जाए, जो कि कंसिडर किया गया। और राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट कंसिडर किया जाता है, पर राइट टू डाई इजंट अ फंडामेंटल राइट, ये क्लियर करना। राइट टू डाई अलग है, राइट टू डाई विद डिग्निटी अलग है। राइट, लिविंग विल को लीगलाइज कर दिया गया था कि पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार हो कि हाँ आप कंसेंट दे दो, कि बाई चांस आप इन फ्यूचर कंसेंट ना दे पाओ तो अभी कंसेंट दे दो कि बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कैसे किस तरीके के मेथड आपके साथ प्रोवाइड किया जाए। नंबर 150 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में ये पास होता है। मतलब हमारा कॉमन कॉज केस आने से पहले इस सेक्शन में क्या होता है, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, मतलब जो 309 में आ रहा था, shall be presumed to have severe stress में है and not to be tried and punished under section 309। तो अगर प्रूफ हो जाता है कि नहीं इंटेंशनली, पर वो स्ट्रेस में नहीं था फिर भी इसने सुसाइड कमिट किया, तब तो तुम 309 में जाओगे। पर कोई, ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन सुसाइड कमिट करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सीवियर स्ट्रेस के संग चल रहा है, डिप्रेशन में है, तो उसको 309 में ट्राइड और पनिश नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको साइकियाट्रिस्ट के पास उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। एंड इवन गवर्नमेंट की यहाँ पे ड्यूटी इम्पोज की गई है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन उस पर्सन को प्रोवाइड किया जा सके, ताकि रिड्यूस हो सके और अटेम्प्ट टू सुसाइड ना हो जिससे। बाकी इस सेक्शन के आने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद तो उसका एप्लीकेशन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये तो एक प्रोग्रेसिव चीज है। पर सो आई होप कि आपको ये पूरे केस लॉज क्लियर हो गए हो एंड ये सारे केस लॉज आपको सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।